मानव ने नारंग के मुंह से जब ये सुना कि रोशनी को दल में शामिल कर लिया गया है और आगे की ट्रेनिंग उसकी जल्द ही होने वाली है, तो उसे खुशी के साथ साथ चिंता भी होने लगी। मानव रोशनी के तेवर से अच्छी तरह वाकिफ था। मानव यह भी जानता था कि रोशनी के योद्धा बनने की चाहत के पीछे उसका मकसद क्या है। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद से ही रोशनी नागदल वालों से सख्त नफरत करती थी। इसलिए जब त्योहार वाले दिन मानव ने उससे शिकार के बारे में पूछा तो रोशनी ने उससे सांपों का शिकार करने के लिए कहा था, और ये इत्तेफाकी था कि मानव को सांप ही शिकार में मिला। मानव ने नारंग की तरफ देखा और बोला, तुम तब तक बाकी तैयारी करो, मैं बस कुछ देर में आता हूं। नारंग ने मानव की बात सुनी तो मानव को टोकते हुए बोला, लेकिन तुम जा कहां रहे हो? मानव आगे बढ़ते हुए बोला, रोशनी के घर जा रहा हूं। नारंग बोला, लेकिन वो घर पर नहीं मिलेगी। योद्धा को चुनाव होने के बाद उन्हें घर नहीं भेजा जाता है। वो इस वक्त श्रुति के साथ होगी, वहीं जाओ। मानव ने नारंग की बात पर हामी में सिर हिलाया और तेज चाल से चलते हुए अमरीश जी के घर पहुंच गया। वहीं बाहर बड़े से कमरे में कई सारे लड़के लड़कियों के बीच में रोशनी चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। मानव ने रोशनी को देखा तो उसका मन अजीब हो गया। रोशनी की गोद में उसका गरुड़ और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मानव धीमी चाल में चलते हुए रोशनी के पास आया और उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया। मानव की आवाज सुनकर सारे लोग उसकी ओर देखने लगे। जब तक रोशनी मानव के पास आती, सारे लोगों ने उसे घेर लिया। सबके मन में मानव के बारे में तमाम तरह की बातें थी कि कैसे मानव ने अकेले ही सारे दुश्मनों को मार के भगा दिया। मानव ने एक बार रोशनी की ओर देखा तो वो खुद से 2 कदम पीछे हट गई। मानव ने जल्दी से लड़कों से पीछा छुड़ाया और रोशनी के पास आ गया। मानव घुटनों के बल पर रोशनी के पास बैठा और उसकी गोद में बैठे गरुड़ के सिर को सहलाते हुए बोला, रोशनी ने कभी बताया ही नहीं कि रोशनी इतनी ताकतवर है। आज तो रोशनी फर्स्ट आ गई। रोशनी ने मानव की बात पर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने सुना ही ना हो। मानव उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तो अब रोशनी खूब बड़ी योद्धा बनेगी। इस बार भी रोशनी ने एक भी लफ्ज नहीं कहा। मानव का मन अंदर ही अंदर डरा जा रहा था। मानव रोशनी के दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, देखो बेटा, भला और बुरा वक्त सबके जीवन में आता है। जो दर्द अब तुम सह रही हो, मैं बचपन से झेल रहा हूं। तुमने कम से कम अपने पिताजी को देखा तो है। मुझे तो हमेशा गैरों से अपने पिताजी के बारे में पता चला। जब 8 महीने का ही था तो मां मर गई। परिवार के नाम पर बस अजनबियों को ही देखा। तुमने कम से कम अपनी दादी को तो देखा है। एक बात याद रखना, माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन जब बदले की भावना मन में आए तो सामने वाले की कब्र खोदने के साथ साथ अपनी भी खोद लेनी चाहिए। तुम योद्धा बनना चाहती हो तो जरूर बनो, लेकिन ऐसी योद्धा बनो जिस पर तुम्हारी दादी और पिताजी को गर्व हो। ऐसा योद्धा मत बनना जो सिर्फ अपना बदला लेने के लिए उतावली हो। मानव ने जब देखा कि रोशनी अभी भी कुछ नहीं बोल रही है और अपने नाखूनों को आपस में एक दूसरे से खुरच रही है, तो अपनी जगह से उठते हुए बोला, नारंग ने बताया कि तुम फर्स्ट आई तो तुमसे मिलने चला आया। खैर, तुम बात नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूं। वैसे भी नारंग मेरा इंतजार कर रहा होगा। हमें विराट नगर के लिए निकलना है। इतना कहकर मानव वापस जाने के लिए मुड़ गया। मानव जैसे ही आगे बढ़ा, उसे लगा कि उसका कुर्ता कहीं फंस गया है। मानव ने पीछे पलट कर देखा तो रोशनी ने चुटकी से उसके कुर्ते का एक कोना पकड़ रखा था। रोशनी अपने गले को साफ करते हुए बोली, तुम कब वापस आओगे? त्योहार वाले दिन के बाद से आज जाकर मानव को रोशनी की आवाज सुनाई पड़ी। मानव की आंखों में आंसू आ गए। ये वो रोशनी थी ही नहीं जिसे वो जानता था। मानव ने रोशनी के सिर पर हाथ रखा और बोला, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। पहली बार जा रहा हूं तो आइडिया नहीं है। बताओ, तुम्हारे लिए विराटनगर से क्या लाऊं? रोशनी ने ना में सिर हिलाया और बोली, जल्दी आना। मानव ने हां में सिर हिलाया और वापस जाने लगा। तभी रोशनी मानव के कुर्ते के कोने को मुट्ठी में कसकर पकड़कर मसलते हुए बोली, अपना ख्याल रखना, वो जगह खतरनाक है। और तेजी से मानव के गले लग गई और गरुड़ का बच्चा उछलकर रोशनी के कंधे पर बैठ गया। मानव ने नारंग की ओर देखा और बोला,
कि हम लोग इतने ज्यादा जानवर और सामान को लेकर क्यों जा रहे हैं? नारंग घोड़े के पीछे बंधे सामान और जानवरों को देखते हुए बोला, ये सिर्फ सामान नहीं है, हमारे बचने का साधन भी है। मानव चौंकते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? नारंग बोला, हमें रास्ते में पड़ने वाले बड़े जानवरों को कुछ देना पड़ता है, तभी वो हमको आगे जाने देंगे। मानव को नारंग की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने ज्यादा पूछा भी नहीं। मानव रात के अंधेरे में ज्यादा कुछ देख भी नहीं पा रहा था। आगे चल रहे नारंग के हाथ में एक बड़ा सा टॉर्च था, जो दिन में धूप की रोशनी को सोखता था और रात में उजाला करता था। तभी नारंग मानव को टोकते हुए बोला, चिरंजीव सावधान रहना, आगे खतरा हो सकता है। मानव ने नारंग की बात सुनी तो पीठ से धनुष उतारकर हाथ में ले लिया। मानव ने सामने की तरफ दो नीली नीली बड़ी सी गोल रोशनी का छल्ला देखा तो चौंकते हुए नारंग से बोला, नारंग ये क्या है? नारंग ने सामने की ओर देखा और धीरे से बोला, मैं भी पहली ही बार ऐसी कोई चीज देख रहा हूं। थोड़ा और आगे जाने पर नारंग ने मानव को हाथ के इशारे से रुकने को कहा और खुद घोड़े से उतर गया। मानव ने आगे की ओर देखा तो नीली रोशनी एकदम सिर के पास थी और आगे का रास्ता बंद था। अचानक जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाज बढ़ गई। मानव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी नारंग पीछे वापस आया और मानव से बोला, चिरंजीव कुछ जानवरों को खोलकर ले आओ, हमें आगे जाना होगा। मानव जैसे ही जानवरों को खोलकर आगे आया, नारंग उसकी ओर देखकर चौंक गया और उसके हाथ से जानवरों की डोरी छूट गई। मानव चिल्लाते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? इतना कहकर मानव ने नागपाश चलाया और भागते हुए जानवरों को वापस पकड़ लिया। नारंग मानव को देखकर चौंकते हुए बोला, तुम्हारी आंखें नीली कैसी हो गई? ये चमक क्यों नहीं है? नारंग की बात सुनकर मानव समझ गया कि जैसे जैसे रात गहरा रही है, उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही है। मानव सक पकाते हुए बोला, लगता है तुमको नींद चढ़ गई है, कुछ भी बोल रहे हो। भला मेरी आंखों का रंग नीला कैसे हो सकता है? खैर, ये सब बकवास हटाओ, ये बताओ इन जानवरों का करना क्या है? इतना कहते कहते मानव की नजर सामने सड़क पर गई तो चौंकते हुए बोला, इतना बड़ा बाज, कोई पक्षी इतना बड़ा कैसे हो सकता है? इससे पहले कि नारंग कुछ बोलता, सामने से आवाज आई, तो आखिरकार तुम लोग आ ही गए। आ तो गए हो, लेकिन बड़ी देर से आए हो। मानव ने ध्यान से सामने वाले बाज की ओर देखा तो वो अपने पंख से सड़क को ढककर खड़ा था। जो नीली रोशनी दूर से चमक रही थी, वो उसकी आंखें थी। मानव और नारंग ने जब बाज को बात करते हुए सुना तो चौंक गए और मानव बाज की ओर बढ़ते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम हमारा इंतजार कर रहे थे? बाज नारंग की ओर देखते हुए बोला, तुम तो बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो, लगता है फिर से विराट नगर की ओर जा रहे हो। बाज ने जब नारंग का नाम लिया तो मानव चौंक गया और उसकी ओर देखते हुए बोला, ये तुम्हें कैसे जानता है? जवाब में नारंग ने कंधे उचका दिए और बोला, इस बारे में मुझे भी नहीं पता। फिर बाज बोला, तुम लोगों को ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, तुम लोगों को जल्दी जाना चाहिए, कुछ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। बाज की बात मानव के सिर से एकदम ऊपर जा रही थी। रात की ठंड और तेज चल रही हवा में बाज की बात और डरावनी लग रही थी। नारंग ने बाज की बात सुनी तो और जानवरों को आगे कर दिया और बोला, ये तुम्हारा खाना, अब हमारे लिए रास्ता छोड़ो। नारंग की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मानव बोला, कौन सी आफत के बारे में बात कर रहे हो तुम? बाज सिर को झटकते हुए बोला, वो लोग आजाद होने वाले हैं, कुछ सालों में वो सब के सब आजाद हो जाएंगे। मानव ने नारंग की ओर देखा और बोला, ये किसके बारे में बात कर रहा है? नारंग ने बाज की बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए जवाब दिया, ये लोग शिकार के चक्कर में ऐसी बकवास बातें करते ही रहते हैं। मानव नारंग की ओर देखते हुए बोला, मुझे लगता है हमें इन बातों के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। नारंग कुछ जानवरों को बाज को देने के बाद वापस घोड़े के पास आते हुए बोला, हर चीज को इतना भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए चिरंजीव। तुमने देखा ना कैसे शिकार को पाते ही इस बाज ने तुमको आगे जाने के लिए रास्ता दे दिया। मानव ने घोड़े पर बैठे बैठे ही अपनी आंखें बंद की और विरोचन की दी हुई फाइल्स को देखने लगा।
कि कहीं उसे विराट नगर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। नारंग ने मानव को आंखें बंद किए हुए देखा तो टोकते हुए बोला, चिरंजीव, तुम सो रहे हो क्या? मानव ने गुस्से से खींचते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं सो नहीं रहा हूं, बस कुछ सोच रहा हूं। नारंग मानव के मजे लेते हुए बोला, क्या किसी प्रेमिका के बारे में सोच रहे हो? हाँ हाँ। नारंग की बात सुनकर मानव को देविका की याद आ गई। हालांकि देविका उसकी प्रेमिका नहीं थी, लेकिन फिर भी मानव गुफा के अंदर देविका का वो किस करना नहीं भूल पा रहा था। किस की याद आते ही मानव थोड़ा शर्मा गया और नारंग से बोला, इस भूतिया रात में कोई अपनी प्रेमिका को याद कर सकता है क्या? इसमें तो बस हनुमान जी ही याद आते हैं। नारंग हंसते हुए बोला, तो फिर गाओ मेरे साथ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मानव मुस्कुराते हुए बोला, महावीर जब नाम सुनावे। नारंग से बात करते करते ही मानव ने विराट नगर के बारे में सारी डिटेल्स देख ली और नारंग से बोला, मुझे लगता है कि हमें विराट नगर जल्दी पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमें वहां ज्यादा वक्त लग सकता है और मुसीबतें भी आ सकती हैं। नारंग माथा सिकोड़ते हुए बोला, तुम किस मुसीबत के बारे में बात कर रहे हो? मानव पास की बड़ी सी झील को देखते हुए बोला, पहली मुसीबत तो सामने ही खड़ी है, वो देखो, वो रही झील। नारंग ने बड़ी सी झील को देखा तो हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ आ गया, वरना तुम तो इसी भूल भुलैया में घूमते रह जाते। मानव ने चौंकते हुए पूछा, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? नारंग झील के पास आते हुए बोला, क्योंकि विराट नगर का रास्ता एकदम हमारे राजमहल जैसा है, पूरा घूसखोरों से भरा हुआ। तुमको जितने भी पड़ाव पार करने हैं, सब पर कुछ न कुछ देना पड़ेगा। मानव आश्चर्य से बोला, क्या राजमहल इतना भ्रष्ट है? नारंग एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, विराट नगर वालों से बस थोड़ा सा कम। इतना कहकर नारंग ने कुछ और जानवर खोले और साथ में एक छोटा सा नगाड़ा लेकर झील के पास चल दिया। नारंग को जाते देखकर मानव भी घोड़े से उतर गया और नारंग के पीछे पीछे चला गया। नारंग के नगाड़े बजाने के बाद झील में से एक बड़ी सी लहर उठी और मानव तुरंत ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर खड़ा हो गया, लेकिन नारंग चिल्लाते हुए बोला, चिरंजीव, बेवकूफी मत करो, धनुष नीचे करो, वो नाराज हो जाएगा। जब तक मानव नारंग से कुछ पूछ पाता, एक बड़ा सा अजगर पानी के अंदर से निकला और नारंग के सामने आकर खड़ा हो गया। नारंग अजगर को जानवर दे रहा था कि तभी उस पार से कुछ लोग भागते हुए आए और झील को कूदकर पार करने लगे। कूदने वालों में से एक अपने साथियों से चिल्ला रहा था, जल्दी भागो, वो आसमान वाला सबको मार देगा। कौन है आसमान वाला जिससे बचकर भाग रहे हैं लोग? क्या मानव विराट नगर पहुंच पाएगा? क्या रोशनी बन पाएगी एक अच्छी योद्धा? किस खतरे के बारे में कह रहा है बाज? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, ओनली ऑन पॉकेट FM।